गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग नेक्स्ट हमारा जो है इसमें देखिए लास्ट में हमने देखा था हाउसिंग लोन का। ठीक है, हाउसिंग लोन में जो है प्राइवेट सेक्टर कौन सा आएगा। तो प्राइवेट सेक्टर में वैसे लोन्स जो है मेट्रोपॉलिटन के लिए 35 लैक्स, अदर सिटीज़ के लिए 25 लैक्स रुपीज़। ठीक है, बट प्रोजेक्ट कॉस्ट 35 का 45 रहेगा और 25 का 30 रहेगा। ठीक है, और ये एनबीसी का होगा। एग्जम्प्टेड होगा कब एनबीसी से, जब आप मेट्रो सिटी में 28 लाख का कर रहे हैं और अदर सेक्टर में 20 लाख का कर रहे हैं। रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए है मेट्रो सेक्टर के लिए 5 लाख, अदर सेक्टर के लिए 2 लाख रुपए। अदर सेंटर्स कह सकते हैं, नॉट सेक्टर्स। अदर सेंटर्स के लिए 2 लाख रुपए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को दे रहे हैं किसी भी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्वेलिंग यूनिट्स फॉर स्लम क्लियरेंस एंड रिहेबिलिटेशन, तो उसमें 10 लाख का सीलिंग है पर ड्वेलिंग यूनिट्स। लोन सैंक्शन करते हैं बाई बैंक फॉर हाउसिंग प्रोजेक्ट एक्सक्लूसिवली फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस या पर्पस ऑफ एलआईजी। ठीक है, इस केस में अगर 10 लाख तक होता है तो ये प्राइवेट सेक्टर में आएगा। ठीक है, जहाँ पे फैमिली इनकम 2 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बैंक लोन अगर आप एचएफसी को देते हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को, फॉर ऑन लेंडिंग या ऑनवर्ड लेंडिंग टू द फॉर पर्पस ऑफ परचेज इन कंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिविजुअल ड्वेलिंग यूनिट्स, तो उस केसेज में भी जो है ये प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग में आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एक चीज याद रखिएगा, जब मैच्योरिटी ऑफ को लोन जो होगा को टर्मिनस होगा, को टर्मिनस इन द सेंस कि जब यहाँ पे एचएफसी का जो लोन जिस दिन टर्मिनेट होगा उसी दिन जो ऑन लेंडिंग किया है एचएफसी ने अगले इसको, उसका भी लोन उस दिन टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, मतलब सेम डे ही क्लोज होना है। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा आता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में 5 करोड़ तक का है। अगर 5 करोड़ तक का लिमिट आप और बोरोवर को दे रहे हैं फॉर बिल्डिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्टिविटी नेमली स्कूल्स, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, ड्रिंकिंग फैसिलिटीज एंड सैनिटेशंस, including construction, refurbishment of household toilets and household level water improvements in Tier 2 और Tier 4 6 centers। ठीक है, तो ये क्या होगा, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में 5 करोड़ तक का जो है जो लिमिट आप देंगे पर बोरवर, वो आपका प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग में डिफाइन होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा बैंक क्रेडिट टू माइक्रो फिनेंस एमएफआई, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो भी है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो भी है आपका, अगर उसको आप लोन दे रहे हैं फॉर ऑन लेंडिंग टू इंडिविजुअल एंड ऑल्सो टू द मेंबर्स ऑफ एसएचजी जेएलजी फॉर वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटी विल बी एलिजिबल फॉर कैटेगराइजेशन अंडर द प्राइवेट सेक्टर सोशल इंफ्रा। ठीक है, वो सोशल इंफ्रा में आएगा सब्जेक्ट टू क्राइटेरिया लेट डाउन इन पैराग्राफ 9 ऑफ दिस सर्कुलर। ठीक है, तो बैंक क्रेडिट दे रहा है किसी को, एमएफआईज को, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को, वो आगे जो है लेंडिंग करेगा जेएलजीज को, एसएचजी को फॉर वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज के लिए, तो प्राइवेट सेक्टर में आएगा। ठीक है, एज वेल द क्राइटेरिया लेंडिंग इन इसमें पैराग्राफ 9 ऑफ सर्कुलर। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी, इसमें 15 करोड़ तक का लोन आता है पर बोरोवर। ठीक है, फॉर पर्पज ऑफ सेटिंग सोलर बेस्ड पावर जनरेटर्स, बायोमास बेस्ड पावर जनरेटर्स, windmills, micro hydel plants, and for non-conventional energy based public utilities, street lighting system and remote village connectivity। इंडिविजुअल हाउस होल्ड के केस में इस लिमिट में होगा 10 लाख पर बोरवर, 10 लाख पर बोरवर। अभी जो है प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना आया है, सूर्य घर योजना। ठीक है, इसमें आपको 5 किलोवाट तक का दिया जा रहा है, तो ये 5 किलोवाट का एवरेज कॉस्ट जो आता है लगभग 5 लाख के आसपास आता है। ठीक है, लगभग 5 लाख। तो ये सब क्या आएगा, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए है, तो ये सब प्राइवेट सेक्टर में आएगा। इंडिविजुअल हाउस होल्ड पे लगाएंगे अगर तो उसमें 78,000 की सब्सिडी भी है। अदर के केसेज में प्राइवेट सेक्टर कौन सा आएगा, तो लोन नॉट एक्सीडिंग 50,000 पर borrower provided directly to the bank to individual and their SHG JLG provided the individual borrower household annual income of rural area does not exist 1 lakhs and for non-rural 160। ठीक है,
लोन्स जो है 50,000 तक के प्रायोरिटी सेक्टर में आएंगे। वैसे केसेज में अगर बैंक डायरेक्टली जो है एसएचजी या जेएलजी को दे रहा है, जहां पे इंडिविजुअल बोरोवर की एनुअल इनकम 1 लाख रुपए जो है रूरल एरिया में और 160 जो है अदर एरिया में से ज़्यादा एक्सीड नहीं करती हो, ठीक है। लोन अगर डिस्ट्रेस पर्सन को आप देते हैं अदर देन फार्मर्स नॉट एक्सीडिंग 1 लाख पर borrower टू प्रीपे देयर डेट्स फॉर नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर्स, ठीक है। नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर से अगर कर्जा ले रखा है कोई डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस मतलब कह सकते हैं कि दबा कुचला या कह सकते हैं परेशान कृषक, ठीक है, वो 1 लाख तक का लोन जो होगा वो प्राइवेट सेक्टर में आएगा। लोन सैंक्शन टू द स्टेट स्पॉन्सर्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स फॉर स्पेसिफिक पर्पस एंड परचेज ऑफ सप्लाई ऑफ इनपुट्स एंड मार्केटिंग ऑफ आउटपुट्स ऑफ बेनिफिशियरी ऑर्गेनाइजेशंस, तो ये भी हमारा उसमें आएगा। फ्रेंड्स, ऑफ वीकर सेक्शन की परिभाषा क्या है? प्राइवेट सेक्टर लोन्स जो है तो द फॉलोइंग borrowers विल कंसीडर अंडर वीकर सेक्शन। वीकर सेक्शन में कौन कौन सा आएगा? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, स्मॉल के लिए क्या था 1 हेक्टेयर, मार्जिनल के लिए क्या था 1 हेक्टेयर टू 2 हेक्टेयर, ठीक है, लैंड होना चाहिए। आर्टिजन, विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्री वेयर इंडिविजुअल क्रेडिट लिमिट नॉट एक्सीडिंग 1 लाख। ये कोई यूनिट्स अगर है आर्टिजन के लिए, विलेज के लिए, कॉटेज इंडस्ट्रीज के लिए, वहाँ पे इंडिविजुअल की क्रेडिट लिमिट जो है 1 लाख से ज़्यादा नहीं होगी तो वो वीकर सेक्शन कहलाएगा। बेनिफिशियरी अंडर गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम सच एज NRLM, NULM and सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम ऑफ रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स, तो ये वीकर सेक्शंस में आएगा। अब देखिए NRLM के थ्रू नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो है इसके थ्रू बिहार में एसएचजी चल रहा है और NULM एसएचजी चल रहा है। ये शहरी हो गया, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन ये रूरल हो गया, ठीक है। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल टाइप्स जो हैं ये वीकर सेक्शंस में आते हैं, ठीक है। बेनिफिशियरी ऑफ डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट, DRI स्कीम वाले बेनिफिशियरी जितने भी हैं, DRI स्कीम वाले जो बेस रेट से जिसको नीचे में उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन मिलता है वो DRI वाले। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं आते हैं डिस्ट्रेस फार्मर इंडेबिटेड टू नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर्स। नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर्स के लिए जो है डिस्ट्रेस फार्मर जो है वो वीकर सेक्शन से आएंगे, उनको 1 लाख तक का लोन आप दे सकते हैं, वो नॉन प्राइवेट सेक्टर में आएगा, ठीक है। Distressed person with other than farmers, the loan not exceeding 1 lakhs per borrower to prepay their non-institutional lenders, ठीक है। डिस्ट्रेस पर्सन है लेकिन अदर देन फार्मर्स है, ठीक है, तो उनका लोन 1 लाख से ज़्यादा अगर नहीं होता है, 1 लाख होता है किसके लिए? फॉर प्रीपेड टू डेट टू नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर, वो वीकर सेक्शंस में है। इंडिविजुअल वुमेन बेनिफिशियरी अप टू 1 लाख पर borrower, 1 लाख तक के वुमेन बेनिफिशियरी को कोई लोन आप देते हैं, ठीक है, तो वो आएगा वीकर सेक्शंस में, ठीक है। पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ओवरड्राफ्ट अप टू 5,000 अंडर प्रधानमंत्री जनधन योजना, ठीक है। अकाउंट्स प्रोवाइडेड borrower हाउसहोल्ड इनकम डज नॉट एक्सीड 1 lakhs इन रूरल एंड 160 नॉन। याद रखिए फ्रेंड्स 1 लाख कॉमन है फॉर रूरल के लिए और नॉन रूरल के लिए 160 है नॉन रूरल, ठीक है। माइनॉरिटी कमेटी में भी नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये वीकर सेक्शंस में आते हैं। In states where one of the minority community notified each, in fact in majority, will cover only the notified minority. In these states, Union Territories and Jammu Kashmir, पंजाब, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, लक्षद्वीप, ठीक है। अब ये कहता है नेक्स्ट जो आता है हमारा इन्वेस्टमेंट इन बैंक्स इन सिक्योरिटाइज एसेट्स। बैंक भी सिक्योरिटाइज एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है, तो वहां पे है इन्वेस्टमेंट बाय बैंक्स इन सिक्योरिटाइज एसेट्स representing loans to various categories of the priority sector, except other categories are eligible to classification under the respective categories of priority sector depending upon the underlying assets provided, ठीक है। इन्वेस्टमेंट जो होगा इन्वेस्टमेंट बाय बैंक्स इन सिक्योरिटाइज एसेट्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट जो होगा बैंक के द्वारा सिक्योरिटाइज एसेट्स में, तो उसे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में कब माना जाएगा?
The securitized assets are originated by banks and financial institutions and are eligible to be classified as priority sector advance prior to securitization and fulfill the Reserve Bank of India guidelines on securitization. सिक्योरिटाइजेशन के समय अगर वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस फुलफिल करता है तो वो प्रायोरिटी सेक्टर में क्लासीफाई हो सकता है. The all-inclusive interest charged to the ultimate borrower by the originating entity should not exceed base rate of the investing bank plus 8% per annum. जो भी इंटरेस्ट चार्ज होगा, ऑल इंक्लूसिव इंटरेस्ट चार्ज टू द अल्टीमेट borrower by the originating entity should not exceed बेस रेट. बेस रेट से ज़्यादा नहीं होगा बाई द इन्वेस्टिंग बैंक प्लस 8%. देखिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब हुआ, जो भी इन्वेस्टमेंट आपने किया इन सिक्योरिटाइज एसेट्स originated by microfinance institutions which comply with the guidelines in paragraph 9 of this circular are exempted from this interest cap and there are separate caps on margin of interest rates. ठीक है, वैसे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो कंप्लाई करते हैं गाइडलाइंस का, सर्कुलर्स का, वो एग्जम्प्टेड हैं इस इंटरेस्ट कैप से. ठीक है. सेकंड है इन्वेस्टमेंट मेड बाय द बैंक्स इन सिक्योरिटाइज एसेट्स ओरिजिनेटिंग बाय एनबीएफसी. अगर एनबीएफसी जो है सिक्योरिटाइज एसेट्स का ओरिजिनेशन करता है वेयर द अंडरलाइंग एसेट्स आर लोन अगेंस्ट ज्वेलरी आर नॉट एलिजिबल अंडर प्रायोरिटी सेक्टर. ठीक है, अगर वो अंडरलाइंग एसेट्स उसमें जो है लोन लिया हुआ है गोल्ड ज्वेलरी के अगेंस्ट में तो प्रायोरिटी सेक्टर के स्टेटस को फुलफिल नहीं करेगा. अब ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स थ्रू डायरेक्ट असाइनमेंट आउटराइट परचेज. डायरेक्ट असाइनमेंट हो या आउटराइट परचेज हो तो उस केसेस में क्या होगा, assignment outright purchase of the pool of assets by the bank representing loan under various category of priority sector except the others. जो others में है category will be eligible for classification under respective category of priority sector provided. उसी priority sector के category में classify किया जाएगा. तो क्या होगा, assignment होगा या outright purchase होगा. A pool of assets by the bank representing loans under various category of priority sector except the others category will be क्लासीफाई. ठीक है, कहता है द एसेट्स आर ओरिजिनेटेड बाय द बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस व्हिच आर एलिजिबल टू क्लासिफाइड एज प्रायोरिटी सेक्टर एडवांस प्रायर टू द परचेज एंड फुलफिल द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गाइडलाइंस ऑन आउटराइट परचेज ऑफ असाइनमेंट व्हिच कम्स अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर गाइडलाइंस. वैसा कहता है कि वैसा एसेट्स जिस बैंक जो ओरिजिनेट किया गया है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा वो पहले से प्रायोरिटी सेक्टर एडवांस में क्लासीफाई हो रहा था प्रायर द परचेज एंड फुलफिल द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गाइडलाइंस, तो उस केसेज में वो प्रायोरिटी सेक्टर में क्लासीफाई होगा. द एलिजिबल लोन एसेट्स फॉर परचेज शुड नॉट बी डिस्पोज्ड ऑफ अदर देन बाय वे ऑफ रीपेमेंट. ठीक है, जो भी प्रॉपर्टी परचेज होगा वो ऐसे बेचा नहीं जा सकेगा या डिस्पोज ऑफ नहीं किया जा सकता है सिर्फ सिवाय रिपेमेंट को छोड़ के. द ऑल इंक्लूसिव इंटरेस्ट रेट चार्ज टू द अल्टीमेट borrower by the originating entity should not exceed base rate for pursuing bank plus 8%. बेस प्लस 8%. ठीक है, तो जो भी इंटरेस्ट चार्ज होगा वो मैक्सिमम बेस प्लस 8% होगा. ठीक है, द असाइनमेंट या आउटराइट परचेज ऑफ द एलिजिबल प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स फ्रॉम माइक्रोफाइनेंस which comply with the guidelines in paragraph 9 of its circular are exempted from the interest rate cap. देखिए ये क्या है, इंटरेस्ट रेट कैप के से exempted है. There are separate caps on the margin and interest rate. When the banks undertake outright purchase of the loans assets from the bank financial institution to be classified under the priority sector, they must report the nominal amount actually disbursed to the end priority sector borrower and not the premium inverted amount paid to the seller. कहता है कि कोई बैंक अगर तैयार होता है अंडरटेक आउटराइट परचेज, ठीक है, व्हेन द बैंक अंडरटेक आउटराइट परचेज ऑफ ए लोन एसेट्स फ्रॉम द बैंक, कोई किसी बैंक से खरीदने को तैयार हो रहा है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से to be classified under the priority sector, they must report nominal amount actually disbursed to end priority sector borrower and not the premium embedded amount paid to the sellers. ठीक, purchase assignment investment transactions undertaken by banks with NBFC where the underlying assets are loan against the gold jewelry and not priority sector. गोल्ड ज्वेलरी के अगेंस्ट में अगर कोई लोन दिया होगा तो वो प्रायोरिटी सेक्टर में नहीं आएगा. IBPC क्या होता है, इंटर बैंक पार्टिसिपेटरी सर्टिफिकेट या पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट.
देखिए, इंटरबैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स bought by the bank on the risk sharing basis are eligible for classification under the respective category of party sector, provided underlying assets are eligible to be categorized under the respective categories of priority sector. Bank fulfill the Reserve Bank of India guidelines on IPBC. IPBC सर्टिफिकेट्स, ठीक है। इंटरबैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स जो होता है वो बोर्ड बाय बैंक्स ऑन द रिस्क शेयरिंग बेसिस के द्वारा बैंक द्वारा लिया जाता है। आर एलिजिबल फॉर क्लासिफिकेशन अंडर रिस्पेक्टिव कैटेगरी ऑफ पार्टी। वो एलिजिबल होता है पार्टी सेक्टर अंडर में क्लासीफाई करने के लिए, प्रोवाइडेड द अंडरलेइंग एसेट्स आर एलिजिबल टू बी कैटेगराइज अंडर रिस्पेक्टिव कैटेगरी। जो उसके अगेंस्ट में अंडरलेइंग एसेट्स रखा हुआ है वो कैटेगरी पार्टी सेक्टर में क्लासीफाई होने के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। एंड बैंक फुलफिल द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गाइडलाइंस ऑन आईबीपीसी, ठीक है। पार्टी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट पीएसएलसी, ठीक है। ये क्या होता है? द आउटस्टैंडिंग प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट्स, द आउटस्टैंडिंग प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट्स means the after guidelines are issued in this regard by Reserve Bank of India, bought by the banks will be eligible for classification under respective category of party sector, provided assets are originated by the banks। जो assets जो है बैंक द्वारा ओरिजिनेट किया गया are eligible to classify under party sector advance and fulfill the Reserve Bank of India guidelines on party sector lending certificates। बैंक loans to MFI microfinance institutions for on lending party sector, इसमें क्या होगा? तो बैंक क्रेडिट to MFI extended for on lending to individual and also members of SHG, JLG will be eligible for categorization under party sector. Advance under respective category is agriculture, micro, small and medium enterprises, social infra and other provided not less than 85% of total assets. MFI other than cash balance with the banks and financial institutions, government securities and money market instrument are in nature of qualifying assets. Friends, qualifying assets इसमें कहता है कि बैंक जो क्रेडिट दे रहा है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को फॉर ऑन लेंडिंग, मतलब आगे के लेंडिंग के लिए, और वो चाहे इंडिविजुअल हो या मेंबर्स ऑफ एसएचजी हो, जेएलजी हो, तो वो एलिजिबल होगा फॉर कैटेगराइजेशन एज ए प्रायोरिटी सेक्टर एडवांस अंडर रिस्पेक्टिव कैटेगरी लाइक एग्रीकल्चर, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, सोशल इंफ्रा एंड अदर्स, ठीक है। प्रोवाइडेड नॉट लेस देन 85% ऑफ टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स का 85% इसमें इसको निकाल देना है आपको। कैश बैलेंसेज विद द बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट आर इन नेचर ऑफ क्वालिफाइंग एसेट्स, क्वालिफाइंग एसेट्स के नेचर में आता हो। इन एडिशन एग्रीगेट अमाउंट ऑफ लोन एक्सटेंडेड, इन एडिशन इसके अलावा एग्रीगेट अमाउंट ऑफ लोन एक्सटेंडेड फॉर इनकम जनरेशन कैपेसिटी एक्टिविटी शुड नॉट बी लेस देन 50% ऑफ टोटल लोन्स गिवन बाय एमएफआई, ठीक है। इनके अलावा जो है एग्रीगेट अमाउंट ऑफ लोन एक्सटेंडेड फॉर इनकम जनरेशन एक्टिविटी शुड नॉट बी लेस देन 50% ऑफ टोटल लोन्स का 50% से कम नहीं होना चाहिए जो आपने एमएफआई ने दिया है, ठीक है। फ्रेंड्स, क्वालिफाइंग एसेट्स क्या होता है? व्हाट इज क्वालिफाइंग एसेट्स? क्वालिफाइंग एसेट्स shall mean a loan disbursed by microfinance institution which satisfy the following criteria. पहला, the loan is to be extended to the borrower whose household annual income in rural not exceeded 1 lakhs और नॉन रूरल 160। ये को जो है ईडब्ल्यूएस की परिभाषा है 1 lakh in rural, 1.60 lakhs in नॉन रूरल, ठीक है। लोन जो डज नॉट एक्सिस्ट 60,000 इन फर्स्ट साइकिल और 1 लाख इन द सब्सिक्वेंट साइकिल। लोन जो है 60,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए फर्स्ट साइकिल में और 1 लाख से ज़्यादा सब्सिक्वेंट साइकिल में नहीं होना चाहिए। टोटल इंडेबिटनेस ऑफ द बोरोवर डज नॉट एग्जिस्ट 1 लाख, किसी भी स्टेज पे इंडेबिटनेस है बोरोवर का 1 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। Tenure of loan is not less than 24 months when loan amount exceed 15,000 with a right to borrower to repayment without penalty, ठीक है। Tenure of loan जो है 24 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए when loan amount exceed 15,000, 15,000 से ज़्यादा का लोन अगर है तो 24 महीने से ज़्यादा का रिपेमेंट नहीं होगा, ठीक है। The loan is without collateral, the loan is repayable by weekly, fortnightly और monthly installment at the choice of borrower। ये आपका क्वालिफाइंग एसेट्स में आता है। मीन्स आपको रूरल की परिभाषा 1 लाख,
1.60 lakhs, rural for non-rural, लोन अप टू मैक्सिमम 1 lakhs, फर्स्ट ट्रेंच आपका 60,000, सेकंड सब्सिक्वेंट ट्रेंच आपका मैक्सिमम 1 लाख, ठीक है। मैक्सिमम जो इंडेबिटनेस होगा वो 1 lakhs होगा। टेन्योर ऑफ लोन जो है 24 मंथ है। इन केस अगर 15,000 से ज़्यादा का लोन है तो लोन जो है विदाउट कोलेट्रल होगा एंड लोन रिपेबल इन वीकली, फोर्टनाइटली और मंथली इंस्टॉलमेंट। नेक्स्ट जो है, फर्दर द बैंक हैव टू इंश्योर द एमएफआई comply with the following caps of margin and interest rate, also other pricing guidelines to be eligible to classify loans under pricing sector। अब ये सब कुछ आपने दे दिया, बट उसमें क्या है, कैपिंग है कि आपको मार्जिन एंड इंटरेस्ट रेट आपको एक प्राइसिंग गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही रखना है। मार्जिन का कैप क्या रहेगा? द मार्जिन कैप शुड नॉट एक्सीड 10% ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन हैविंग लोन पोर्टफोलियो एक्सीडिंग 100 करोड़ एंड 12% अदर्स। देखिए 100 करोड़ से ऊपर का अगर लोन पोर्टफोलियो होता है तो 10% का मार्जिन होगा, सॉरी, एक्सीडिंग 100 करोड़ एंड 12% फॉर अदर्स, ठीक है। द मार्जिन कैप शुड नॉट एक्सीड 10%, 10% से ज़्यादा का मार्जिन कैप नहीं होगा इन केस for MFI having loan portfolio exceeding 100 crore and 12% for others, ठीक है। The interest cost to be calculated on average fortnightly balance of outstanding borrowing and interest income is to be calculated on average fortnightly balance of outstanding loan portfolio qualifying assets, ठीक है। तो इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट होगा जो एवरेज फोर्टनाइटली बैलेंस है आउटस्टैंडिंग का, बोरोइंग का, ठीक है। तो इंटरेस्ट इनकम टू बी कैलकुलेटेड ऑन एवरेज फोर्टनाइटली बैलेंस एंड आउटस्टैंडिंग लोन पोर्टफोलियो, ठीक है। नेक्स्ट जो है इंटरेस्ट कैप ऑन इंडिविजुअल लोन्स। इंटरेस्ट कैप जो होगा इंडिविजुअल लोन्स का क्या होगा? विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2014, इंटरेस्ट रेट ऑन इंडिविजुअल लोन विल बी एवरेज बेस रेट ऑफ 5 लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक बाई एसेट मल्टीप्लाइड बाई 2.75% पर एनम और कॉस्ट ऑफ फंड प्लस मार्जिन कैप वेरी लेस, ठीक है। तो कहता है 1 अप्रैल 2014 से जो इंटरेस्ट रेट होगा इंडिविजुअल लोन का वो होगा एवरेज बेस रेट, किसका? एवरेज बेस रेट ऑफ 5 बैंक्स, 5 कमर्शियल बैंक का ले लेना है, 5 कमर्शियल बैंक्स लार्जेस्ट, जो उनका रेट होगा उसका एवरेज करना है और उसको जो है कमर्शियल बैंक्स का बाई एसेट्स, ठीक है, मल्टीप्लाई उसको करना है 2.75% पर एनम और कॉस्ट प्लस कॉस्ट ऑफ फंड, कॉस्ट ऑफ फंड, कॉस्ट ऑफ फंड प्लस मार्जिन कैप विच एवर इज लेस, जो भी लेस होगा वो इंटरेस्ट रेट का कैप रहेगा। द एवरेज ऑफ बेस रेट शैल बी एडवाइज बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है बेस रेट एडवाइस करेगा। ओनली 3 कंपोनेंट आर टू बी इंक्लूडेड इन प्राइसिंग लोन्स। देखिए जब आप प्राइसिंग करेंगे लोन्स का तो उसमें 3 कंपोनेंट ही सिर्फ आपको लेना है। प्रोसेसिंग फी नॉट एक्सीडिंग 1% ऑफ द ग्रॉस लोन अमाउंट। प्रोसेसिंग फीस जो है 1% से ज़्यादा नहीं होगा ग्रॉस लोन अमाउंट का। द इंटरेस्ट चार्ज एंड द इंश्योरेंस प्रीमियम। इंटरेस्ट चार्ज और इंश्योरेंस प्रीमियम, ये तीनों चीज़ ही आपको प्राइसिंग के समय देना है, ठीक है। द प्रोसेसिंग फी इज नॉट इंक्लूडेड इन द मार्जिन कैप और द इंटरेस्ट कैप। जो प्रोसेसिंग फीस है वो मार्जिन कैप में, इंटरेस्ट कैप में नहीं रहेगा। Only the actual cost of insurance, only the actual cost of insurance, actual cost of group insurance for life, health and livestock of the borrower and spouse can be recovered, ठीक है। इंश्योरेंस कॉस्ट जो है एक्चुअल कॉस्ट आप रिकवर कर सकते हैं, कैन बी रिकवर्ड। एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस में भी रिकवर्ड एज पर द IRDA गाइडलाइंस। एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस जो होगा वो एज पर द IRDA गाइडलाइंस आप रिकवर करेंगे। देयर शुड नॉट बी एनी पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट। डिले पेमेंट के लिए कोई पेनल्टी नहीं होगी। नो सिक्योरिटी डिपॉजिट मार्जिन इज टेकन, कोई भी सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं लेना है। द बैंक शुड obtain from the MFI at the end of each quarter. Each quarter में a chartered accountant certificate stating inter alia that the criteria on qualifying assets, the aggregate amount of loan extended for income generation activities and pricing guidelines are followed, ठीक है। कि
जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को बैंकों ने लेंड किया है फॉर ऑनवर्ड लेंडिंग टू द इंडिविजुअल borrowers, group of borrowers, SHG, JLGs. तो they are following the guidelines of qualifying assets, aggregate amount of loans, extending the income generation activities and pricing guidelines are following them. ठीक है. टारगेट सब टारगेट ऑफ आईटी सेक्टर एंड कंपटीशन में एनबीसी चलिए ये एनेक्सर्स ऑलरेडी हुआ. मॉनिटरिंग कैसे होगा आईटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट्स का? To ensure the continuous flow of credit to the priority sector, the compliance of bank will be monitored by quarterly basis. Banks comply कर रही है कि नहीं, that will be monitored by on the quarterly basis. The data on priority sector advance has to be furnished by the bank at quarterly and annual interval as per the revised format. ठीक है. So data on priority sector advance has to be furnished by the banks at quarterly and annual interval as revised by reporting formats. ठीक है. नेक्स्ट जो है ट्रेड्स, ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम्स. ट्रेड्स के बारे में देखते हैं. व्हाट इज ट्रेड्स? The acronym TREADS stand for Trade Receivable Discounting System. It is an electronic platform that allows accounting of trade receivables. ये क्या है? ऑक्शनिंग ऑफ ट्रेड रिसीवेबल. ट्रेड रिसीवेबल का ऑक्शन अलाउ करता है. ट्रेड्स is an institutional mechanism for facilitating and financing the trade receivable of MSME from corporate entity and from buyer through multiple finances. ठीक है. ये क्या है? एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है. किस लिए? फॉर फैसिलिटेटिंग एंड फाइनेंसिंग द ट्रेड रिसीवेबल्स. जो ट्रेड रिसीवेबल्स है ऑफ एमएसएमईज के फ्रॉम कॉर्पोरेट एंटिटी एंड अदर बायर थ्रू मल्टीपल फाइनेंसर्स. ठीक है. एज पर द गाइडलाइंस ओनली एमएसएमई कैन पार्टिसिपेट एज ए सेलर. जो भी एमएसएमईज होगा वो सेलर के रूप में पार्टिसिपेट कर सकता है. वाइल बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एंड फैक्टरिंग कंपनीज आर परमिटेड एज ए फाइनेंसर्स. देखिए बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एंड फैक्टरी कंपनी क्या होगा? एज ए फाइनेंशियल पार्टिसिपेट कर सकता है. बट एमएसएमई आर ओनली द सेलर्स. इट फैसिलिटेट्स डिस्काउंटिंग ऑफ बोथ द इनवॉइसेस एज वेल एज द बिल ऑफ एक्सचेंज. ठीक है. ये क्या करते हैं? डिस्काउंटिंग ऑफ बोथ द इनवॉइस एंड बिल ऑफ एक्सचेंज. ट्रेड डील्स विद द बोथ रिसीवेबल फैक्टरिंग एज वेल एज द रिवर्स फैक्टरिंग बायर्स. ट्रेड्स जो है, ट्रेड डिस्काउंटिंग सिस्टम जो है आपका, ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम्स, ये दोनों में काम करता है. फैक्टरिंग एंड रिवर्स फैक्टरिंग. ठीक है. मतलब फैक्टरिंग हो गया आपको एंड रिवर्स फैक्टरिंग बायर के लिए भी, सेलर्स के लिए भी और बायर्स के लिए. सो दैट द हायर ट्रांजेक्शन वॉल्यूम कम इनटू द सिस्टम एंड फैसिलिटेट प्राइस. The transaction processed under the trades will be without recourse basis friend. Without recourse. With recourse नहीं, without recourse to the MSMEs. इंपॉर्टेंट चीज है, जो भी ट्रांजेक्शन इसमें होगा ट्रेड्स के अंतर्गत वो क्या होगा? विदाउट रिकोर्स बेसिस. The trades does not assume any credit risk. No set-off are allowed under trades. Any exposure of the bank on the platform qualify for the priority sector lending besides facilitate access to the multitudes of SME sellers and buyers without investing the infrastructure. ठीक है. पार्टिसिपेंट्स कौन कौन हो सकते हैं ट्रेड के अंदर? जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो एमएसएमई सेलर्स होगा. बायर्स इंक्लूड कॉर्पोरेट्स. बायर में कौन कौन होगा? कॉर्पोरेट्स. एंड बायर्स इंक्लूड अदर बायर्स में पीएसयूज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, financiers, both banks and NBFCs, and banker and seller of the seller and banker of sellers and buyers. ये लोग पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं. रेगुलेटरी सेटअप्स क्या कहता है? ट्रेड जो है the trades which undertakes clearing and settlement activity would governed by the regulatory framework put in place by the RBI under the Payment and Settlement System Act 2007. ये जो ट्रेड्स है एस्टेब्लिश किया गया था आरबीआई के द्वारा अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम पीएसएस 2007. It will be function as an authorized payment system under PSS. The activities of the trades as well as those of the participants of trades would be governed by the relevant legal and regulatory provisions applicable to the various stakeholders in the system. As such, the process of
procedure of trades should be compliant with the such legal regulatory provisions which may be issued एंड अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम रिस्पेक्टिव। चलिए इसकी जरूरत नहीं है, ये रेगुलेटरी सेटअप्स जो है 2007 पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का द्वारा हुआ था। ऑपरेशनल मैकेनिज्म्स क्या है? द प्रोसेस फॉलो इंक्लूड्स creation and uploading of bills and invoices on the online platform by the MSME sellers and it needs to be accepted by the buyer within the specified dates। इसके प्रोसेस में जो है includes creation and uploading of bills and invoices on an online platform by the MSME sellers जो होंगे and needs to be accepted by the buyer within the specified date। After this discounting on the bills will be done by the financer। इसके बाद बिल डिस्काउंटिंग कौन करेगा? फाइनेंसर। द सेलर और बायर whoever is bearing the interest, फाइनेंसिंग का इंटरेस्ट जो बियर करेगा कॉस्ट get to accept the final bid। Trades then settle the trade by the debiting the financer and paying the seller। ट्रेड्स क्या करेगा? ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम तब क्या करेगा? उसको सेटल करेगा बाय डेबिटिंग द फाइनेंसर एंड पेइंग द सेलर्स। ठीक है, द अमाउंट गेट्स क्रेडिटेड इन नेक्स्ट वर्किंग डे इनटू द सेलर डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मोड। ठीक है, नेक्स्ट वर्किंग डेज में आता है नेक्स्ट वर्किंग डे। द सेकंड लेग ऑफ सेटलमेंट when the financer makes the repayment and the amount is repaid financer तब होगा hence the financer actually takes place the credit risk of the corporate entity। जो भी फाइनेंसर है वो क्या है? उसके ऊपर क्रेडिट रिस्क होता है ऑन द कॉर्पोरेट एंटिटी बायर का। ऑल द ट्रांजेक्शन अंडर द ट्रेड्स हैव टू बी रजिस्टर्ड विद द सेंट्रल रजिस्ट्री फॉर सिक्योरिटाइजेशन एंड एसेट रिकवरी। जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो सरसाई में रजिस्टर्ड होंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? for setup and operate of trades, entity desires for setting and operating the trades should be fulfilling the following criteria। पहला financial criteria, trades will not be allowed to assume any credit risk। it is minimum paid up equity capital shall be 25 करोड़। ठीक है, इसमें मिनिमम पेड अप कैपिटल जो होगा 25 करोड़ का होगा। ठीक है, तो फॉरेन शेयर होल्डर इन द ट्रेड्स वुड बी एज पर द एक्सटेंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। ठीक है, entities other than the promoters will not be permitted to have shareholding excess 10% of the equity capital of trades। जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं या अदर देन द प्रोमोटर्स हैं जो भी हैं शेयर होल्डर will not be permitted to have shareholding in excess 10%। 10% से ज़्यादा कैपिटल का नहीं होगा, जो अदर देन प्रोमोटर के अलावा जो भी अदर इन्वेस्टर्स होंगे। The overall financing strength of the promoter entity seeking to set up trades would be important criteria for assessment। ठीक है, सिंपल से याद रखिए, पेड अप कैपिटल 25% होगा। प्रोमोटर के अलावा कोई भी व्यक्ति अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, शेयर होल्डिंग लेना चाह सकता है, तो कैपिटल का 10% से ज़्यादा का उसमें स्टेक नहीं होगा। ड्यू डिलिजेंस शो करना है प्रोमोटर्स का, तो द एंटिटी एंड देयर promoter group as defined in SEBI regulation 2009 should be fit and proper in order to eligible the operate trades। ठीक है, तो कोई भी एंटिटी, द एंटिटी एंड देयर promoters group as defined in SEBI issue capital disclosure requirement regulation 2009 should be fit and proper in order to eligible to operate the trades। ठीक है, RBI would assess the fit and proper status of the applicant on the basis of their past record and sound credential and integrity, financial soundness and track record at least 5 years in running business। ठीक है, तो इसमें क्या है, आरबीआई क्या करता है? एसेस करता है फिट एंड प्रॉपर स्टेटस का एप्लीकेंट का ऑन द बेसिस ऑफ देयर पास्ट साउंड एंड क्रेडेंशियल एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, पास्ट 5 एटलीस्ट 5 years। RBI may inter alia seek feedback on the applicant on these any other relevant aspects from other regulators and enforcement or investigating agency like income tax, CBI, enforcement direct, SEBI and etc। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी क्या होनी चाहिए? कैपेबिलिटी, the trades should have sound technological basis to support its operation
as such the trade shall be minimum fulfilling the following technological requirement. देखिए it shall be able to provide electronic platform for all the participants। एलिजिबल होना चाहिए या उसके पास एबिलिटी होना चाहिए for setup of the electronic platform। Information about bills and invoices, discounting and quotes shall be disseminated by the real-time basis supported by the robust MIS system। It must have a suitable business continuity plans, including a disaster recovery sites, besides the online surveillance capability which monitor positions, prices and volumes in real time। ठीक है, वे फॉरवर्ड क्या है? ट्रेड ट्रेड जो है सेटअप किया गया था। ट्रेड इज सेटअप टू टेक ऑफ आफ्टर 3 years आफ्टर गवर्नमेंट अलाउड स्टेट रन कंपनीज टू यूज प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, एज ऑफ नाउ आरबीआई इन ऑर्डर टू एड्रेस दिस पैन इंडिया इशू हैज ऑथोराइज 3 एंटिटी। देखिए 3 एंटिटी है टू पार्टिसिपेट इन ट्रेड प्लेटफॉर्म। पहला रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड RXIL, जॉइंट वेंचर ऑफ NSE स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन एंड स्मॉल इंडस्ट्री SIDBI। ठीक है, ट्रेड्स लिमिटेड दूसरा है ट्रेड्स लिमिटेड, ये जॉइंट वेंचर एक्सिस बैंक का एंड एम जंक्शन का सर्विसेज एंड MYND Solutions Private Limited which runs M1 exchange। These licensed entities are expected to develop the platform and allow the MSMEs, corporate buyers and bank or NBFC to come together to facilitate the process। This is the setup of project of former RBI governor and expected to open 20,000 crore market for 3 firms issued by the licensing central bank। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट में जो है हम लोग देखेंगे नॉन अचीवमेंट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट्स, उस केसेस में क्या होगा। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए इसको यहीं पे क्लोज करते हैं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा है फ्रेंड्स तो इसे लाइक जरूर करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स।